हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी कहानी हम देखेंगे। और ये पूरे के पूरे चैप्टर की कहानी में इस एक वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है, इस चैप्टर में पांच पांच नहीं 6 पार्ट हैं और इन 6 पार्टों की कहानी मैं इसी वीडियो में बताऊंगी आपको। और पहले हम ये पूरी चैप्टर की कहानी देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, हर पार्ट को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, हर पार्ट को हम स्क्रीन पे देखेंगे अलग अलग डिटेल में, ताकि आपसे लॉन्ग हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, एग्जाम में छूटे ना। ठीक है, तो बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखो टाइम लगेगा इसमें, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि जब मैंने भी ये चैप्टर रीड किया तो मुझे भी 3-4 घंटे लग गए, तो मुझे पढ़ाने में तो लगेगा ना टाइम। ठीक है, तो ध्यान रखना कि पहले ये वीडियो देखना और इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके सारे पार्ट अलग अलग देखने हैं। और इन सारे पार्टों को अलग अलग देखने के लिए क्या करना है आपको, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, जिसमें आपको 10th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एनसीईआरटी और इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में एमसीक्यू मिलेंगे सारी बुक के, सभी बुकों के। और थ्योरी वाली बुक में थ्योरी मिलेगी 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी की। ठीक है, और अभी तक आपने मेरी ये सभी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी हैं, तो इनको भी आप देख सकते हो। 6 से 10 तक एनसीईआरटी मैंने मोस्टली बुक कंप्लीट करा दी है, 10 तक की एनसीईआरटी की। अगर आपने अभी तक ये सारी वीडियोस भी नहीं देखी हैं, तो आप इनको भी देख सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके आप मेरा चैनल ओपन करना। चैनल ओपन करने के बाद उस पर लिखाएगा व्यू द चैनल, चैनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो होम लिखा आता है, एक वीडियो, एक शॉर्ट और फिर प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी आवश्यकता के अनुसार इन सभी प्लेलिस्टों को देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मेन क्या है इसमें, राष्ट्रवाद की बात है पूरे चैप्टर में। तो पहले हम यही समझ लें कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है कि लोगों में, ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है, एक विचारधारा है। ठीक है, लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, स्नेह और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति क्या है, पूरी तरह से समर्पित है कि चाहे जो हो जाए हम अपने देश के साथ खड़े हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे राष्ट्र की भावना। ठीक है, या राष्ट्रवाद। जैसे अब अपने देश में आप देख लीजिए कि राष्ट्रवाद बहुत ज्यादा है। कैसे है, चाइना ने हम पर हमला किया। ठीक है, अब चाइना ने जब लद्दाख में हमला किया भारतीय सेना पर, तो पूरे भारत ने ये डिसाइड कर लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने नहीं कहा हमसे कि बहिष्कार करो, पूरे भारत ने ये डिसाइड किया कि हम चाइना का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, और हम चाइना की कोई भी चीज नहीं अपनाएंगे, और ऐसा हुआ भी। 100 से ज्यादा ऐप बंद हो गई, जिसमें टिकटॉक भी एक था। ठीक है, और क्या हुआ कि जो चाइना से सामान आ रहा था वो हमने सामान यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, चाहे होली के कलर हो या दिवाली के पटाखे हो, कुछ भी हो, जो भी सामान वहां से आ रहा था वो सारा हमने यूज करने से मना कर दिया। अभी तक भी हम कोशिश ये करते हैं जब मार्केट जाते हैं कि चाइनीज माल ना खरीदा जाए। ठीक है, क्योंकि उसने क्या किया, हमारी सेना के साथ गलत व्यवहार किया। ठीक है, हमारी जो बाउंड्री थी उसमें उसने घुसने की कोशिश की, है ना। तो ये क्या है, एक राष्ट्र की भावना है कि जो हो जाए, जो दिक्कत हो जाए, हम राष्ट्र के प्रति एक रहेंगे, समर्पित रहेंगे। तो उसी तरह से अब हमारे भारत में क्या हो रहा है कि कुछ आतंकवादियों ने हमारे भारत में हमला किया। ठीक है, तो अब पूरा देश एकजुट है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हैं, चाहे कोई भी जाति के लोग हैं, सारे लोग एकजुट हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, ये जो आतंकवादी हमला हुआ देश पर, जो पहलगांव में हुआ, वो बहुत गलत हुआ। सब लोग उसकी खुली तौर पर निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये क्या है, एक राष्ट्र की भावना है, एक राष्ट्रवाद है हमारे भारत में, देश प्रेम की भावना है। ठीक है, देश प्रेम में और राष्ट्रवाद में बहुत छोटा सा अंतर होता है। देश प्रेम, अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के प्रति समर्पित रहना। ठीक है, राष्ट्रवाद में एक और चीज इंक्लूड हो जाती है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना, समर्पित रहना, ईमानदार रहना। ठीक है, और अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो राष्ट्रवाद में क्या हो जाता है कि राष्ट्रवाद में हमें दूसरे देश से घृणा होने लगती है। ठीक है, जो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, राष्ट्रवाद का मतलब हमारा देश अच्छा है, हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे। ठीक है,
दूसरे देशों से हमारा क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं किनारा हो जाता है कि जो देश हमें गलत नजरिए से देख रहा है या जो देश हमारे देश का हित कर रहा है, हम उसको पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं, या फिर हम उससे दोस्ती नहीं रखना चाहते, उसका सामान नहीं खरीदना चाहते। ठीक है, तो ये क्या है, ये राष्ट्रवाद है। देश प्रेम क्या है, देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति ईमानदार रहना, और कुछ भी प्रॉब्लम आए हर एक परिस्थिति में देश के साथ खड़े रहना है, चाहे युद्ध की परिस्थिति है, चाहे कोई परिस्थिति है, चाहे कोरोना जैसी बीमारी थी। ठीक है, तो सबने एकजुट होकर और मिलजुल कर उस प्रॉब्लम से निजात पाई। ठीक है, अभी भी युद्ध की स्थिति बन रही है भारत में, तो उसमें भी पूरा देश एक साथ खड़ा है। तो ये क्या है, ये देश प्रेम से ऊपर है। ठीक है, देश प्रेम तो हो गया कि अपने देश के प्रति समर्पित रहना, प्रेम करना, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना। राष्ट्रवाद क्या है कि प्रेम करना और उसके देश के प्रति समर्पित रहना, और जो भी गतिविधियां हमारे देश के खिलाफ हैं उनका बहिष्कार करना। ठीक है, यानी कि हमारा राष्ट्र अच्छा है और हम केवल अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करेंगे। तो मतलब मिलती जुलती सी बातें हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि देशभक्ति जो है वो उसका एक लेवल आगे क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं राष्ट्रवाद क्या है। अब देखो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, उसे जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जो यूरोप था उस समय, यानी कि 18वीं शताब्दी का जो यूरोप था, उस समय उनको उनका कोई पर्टिकुलर देश नहीं था। ठीक है, एक ही भू भाग पर, एक ही क्षेत्र में क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग शासन कर रहे थे। देखो जैसे मैं इसमें आपको दिखाना चाहूंगी, पहले आप यूरोप को जानिए। ठीक है, यूरोप कहाँ है, देखो ये क्या है, ये आपका एशिया है। ठीक है, ये वाला क्या है, एशिया है, हमारे भारत में एशिया आ रहा है, और भारत के बिल्कुल पश्चिम में क्या है, यूरोप। ठीक है, अगर हम बात करें यूरोप की, तो ये पूरा क्या है, ये पूरा है यूरोप। ठीक है, ये जो मैंने सर्कल करा है ये यूरोप है। इसमें क्या था, कितने छोटे छोटे देश नहीं थे, कुछ बड़े बड़े देश थे, दो चार। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, वो दूसरे देशों, जो छोटे छोटे एरिया थे उन सबको रूल कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही वैसा हाल था जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय। वहां सब कुछ मिला जुला सा था, जिसका जहां मन आ रहा था वो शासक वहां घुस जाता था और वहां के लोगों पर शासन करता था। ठीक है, धीरे धीरे लोगों को क्या समझ में आया कि जो दूसरे लोग हमारे देश में आकर शासन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना का उदय होने लगा, किस आधार पर, कि जो लोग हमारे हमारी वाली भाषा बोल रहे हैं वो कैसे हमारे, जैसे जो लोग फ्रेंच बोल रहे हैं वो कैसे हो गए, वो फ्रांस के लोग हैं। ठीक है, तो हमें अपना एक देश बनाना है जिसमें केवल फ्रेंच भाषा के लोग रहते हो, और वैसी ही संस्कृति हो। वैसे ही अलग देशों में, जैसे इंग्लैंड में अलग संस्कृति चल रही थी, अलग धर्म चल रहा था, तो वहां के लोगों में एक भावना आई कि भाई हम अपना अलग देश बनाएंगे। ऑस्ट्रिया में अलग आई, फ्रांस में अलग आई, जर्मनी में अलग आई, इटली में अलग आई। ठीक है, तो यही सारी चीज हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि हर देश, जो भी यूरोप के जितने भी देश थे, बस इतनी से एरिया की बात हो रही है। ठीक है, इतना सही है यूरोप। तो हम बात करेंगे कि फ्रांस में किस तरह से राष्ट्र की भावना का उदय हुआ, फिर हम बात करेंगे पोलैंड में कैसे हुआ, फिर हम बात करेंगे जर्मनी में, जापान में, इटली में, सॉरी जापान तो एशिया में है, जर्मनी में और इटली में, इन सब में कैसे राष्ट्र की भावना या राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। ठीक है, सबसे पहले जब आपका चैप्टर शुरू हो रहा है तो उसमें एक पेंटिंग दी हुई है। ठीक है, उसमें क्या दी हुई है, पेंटिंग दी हुई है। अब पेंटिंग में क्या दिया हुआ है, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उस पेंटिंग को। उस पेंटिंग में दिया हुआ है कि एक फोटो फ्रेम जो है उसमें दिया हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं और अपना अपना झंडा लिए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि उस समय लोग क्या चाह रहे थे कि जो देश है वो प्रजातांत्रिक बने। प्रजातांत्रिक से मतलब है कि हर देश जो है अपना सेपरेट हो और वहां प्रधानमंत्री चुना जाए जैसे हमारे देश में चुना जाता है। जो जो राजाओं वाला शासन चल रहा है ना, पुरानी पीढ़ी वाला, वो हट जाए और क्या हो, प्रॉपर जनता का शासन हो। ठीक है, कि जनता अपने मर्जी से राजा को चुने और जिसको जनता चुनेगी वो जनता पर शासन करेगा, है ना। तो ये सारी चीज चाहते थे, उसी के लिए ये पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग में जो चीजें दिखाई गई हैं मैं उनको आपको बताना चाहती हूँ। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉरियू ने 4 चित्रों में से एक श्रृंखला बनाई, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसमें से उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक
या सामाजिक गणतंत्र, एक ही बात है, ठीक है। जनतांत्रिक सामाजिक गणतंत्र या फिर हम बोल सकते हैं डेमोक्रेसी वाला देश, ठीक है, या प्रजातंत्र भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसे देश की उसने कल्पना करी। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को देख सकते हो। अब देखो आप चित्र को बड़े ही ध्यान से देखो, इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है आपको कि जो एक लोगों की पूरी एक लाइन है, जिसमें सबसे आगे क्या है, यूरोप के लोग हैं, और बाद में क्या है, अमेरिका के लोग हैं। इसमें सभी उम्र के सामाजिक वर्गों के और स्त्री पुरुषों की एक लंबी कतार है, और लंबी कतारों में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते जा रहे हैं। मतलब हमें क्या चाहिए, स्वतंत्रता, आजादी चाहिए। किससे चाहिए हमें आजादी, किससे चाहिए हमें आजादी चाहिए, जो पुराने राजवंश चले आ रहे हैं, ठीक है, पुराने राजाओं से हमें आजादी चाहिए। और ये आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान कर रहे थे। यानी कि स्वतंत्रता का मतलब क्या था, स्वतंत्रता की एक अलग देवी उन्होंने बना रखी थी फ्रांस वालों ने, ठीक है। यहाँ भी आप ज्ञान उदय की मशाल की पहचान कर सकते हैं, जो उसके हाथों में है, ठीक है। यहाँ भी एक महिला खड़ी हुई है, जो व्हाइट कलर में खड़ी हुई है साइड में, वो महिला खड़ी हुई है। और ये क्या है, ये क्या दर्शाने की कोशिश की गई है कि ये समानता का प्रतीक है, ये महिला, ठीक है। मतलब महिला मतलब देवी टाइप, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता की देवी इन्होंने मानी है। और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों, दूसरे हाथ में उसने क्या ले रखा है, दूसरे हाथ सॉरी एक हाथ में उसने ले रखा है ज्ञान उदय की मशाल की पहचान को कर सकते हो, मतलब ज्ञान उदय की मशाल ले रखी है एक हाथ में, और दूसरे हाथ में उसने क्या ले रखा है, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। यानी कि जो सामान्य जनता है उसके भी अधिकार होने चाहिए। ये नहीं है कि राजा अपनी मर्जी से कुछ भी करे, ठीक है, सामान्य जनता के भी क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, वो भी अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती है ना। तो बाद में ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। और इसमें एक चीज और दिखाई गई है, इसमें फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। यानी कि सबसे पहले क्या है, फ्रांस, और उसके बाद बाकी के देश हैं। पीछे क्या है, जर्मनी, जो काला और लाल झंडा और सुनहरे झंडे थामे हुए हैं, ठीक है। यह दिलचस्प है कि जिस समय सॉरियू ने यह छवि निर्मित की है, जर्मनी के लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, ठीक है, जो झंडे को थामे हुए हैं। यानी कि उन्होंने ये कल्पना करी थी इस चित्र में के जरिए कि जो सभी देश हैं वो प्रजातांत्रिक देश बन रहे हैं, और सबसे पहले कौन बन रहा है, फ्रांस, उसके बाद कौन बन रहा है, जर्मनी। यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो फ्रांस है वो प्रतिनिधित्व कर रहा है सभी लोगों का, यानी कि पूरे यूरोप के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, फ्रांस। तो पहले फ्रांस में प्रजातंत्र आएगा, बाकी का सभी देशों में धीरे धीरे आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसमें जर्मनी दिखाया गया। तो यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश करी है। और देखो इसमें लाइन से सभी झंडे दिखाए गए हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, जर्मनी लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, और उसके बाद क्या है, दो सिलसिलों की राजशाही, और लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी इस चित्र में दिखाए गए हैं। ऊपर ऊपर में क्या दिखाया गया, स्वर्ग दिखाया गया, ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य में आपको नजर आएंगे। और जो किस चीज के लिए दिखाए गए हैं, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भगवान भी ये चाहते हैं, ठीक है, उसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि भगवान भी ये चाहते हैं कि यूरोप क्या बन जाए, प्रजातांत्रिक, ठीक है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी देश बन जाए, ठीक है। यूरोप में अलग अलग देश बन जाए, और जो पुराने राजा हैं, जो पुराने राजवंश है वो हट जाए, ठीक है, यानी कि जनता का शासन आ जाए। तो इसलिए किसको दिखाया गया है पेंटिंग में, ऊपर की तरफ फरिश्तों को, ईसा मसीह को, ठीक है, संतों को दिखाया गया है, और नीचे की तरफ वो पूरे के पूरे झंडे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखो आपको समझ में आ गया ना कि यूरोप में सारी चीजें हुई, ठीक है, और ये जो राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं यूरोप से हुई, और जिस राष्ट्रवाद यूरोप में भी कहाँ से हुई, ये जो शुरुआत थी ये हुई थी फ्रांस से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में पहुंच जाएंगे कि फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कब और कहाँ, कैसे, किस तरह से शुरू हुआ, ठीक है। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले कहाँ पहुंच जाए, 9th क्लास में पहुंच जाए, ठीक है। यानी कि 9th क्लास का आपको चैप्टर याद होगा, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में मैंने आपको बहुत विस्तार से फ्रांस की क्रांति बताई थी, ठीक है। तो वही सारी चीज यहाँ दोहराई गई है।
इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि क्या हुआ था 1789 में 1789 में क्या हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, उस क्रांति में वो क्रांति किसके विरुद्ध हुई थी, वो क्रांति हुई थी राजा के विरुद्ध। ठीक है, वहां की जो जनता थी वो सारी की सारी एकजुट हो गई थी और उसने राजा का विरोध किया था। ठीक है, वास्तिल जो एक जेल थी उस पर धावा बोल दिया था, है ना, वास्तिल एक जेल थी उस पर धावा बोल दिया था और धावा बोलने के बाद वहां से क्रांति स्टार्ट हो गई थी। अभी मैं आपको कुछ पॉइंटों पर आपको बताती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट थे उसमें मेन। देखो मैंने वीडियो भी डाल रखी है आपको, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो 1774 को बुलबुल वंश के राजवंश के राजा का अभिषेक हुआ जिसका नाम था लुई 16। ठीक है, 5 मई को 1709 को फ्रांसीसी सम्राट ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई थी और क्या हुआ था, इसके बाद क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, 14 जुलाई को 1789 में, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि लोगों में गुस्सा था। क्यों था, क्योंकि राजा टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था। ठीक है, जनता को कोई सुविधा थी नहीं, ना रोजगार है, ना खाने की सुविधा है, ना कुछ सुविधा है, और टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा था। तो जो कुछ लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई टैक्स ना बढ़ाया जाए क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हमें क्या किया जाए कि सरकार हमें खाने की व्यवस्था करे। ठीक है, हम भूखे मर रहे। तो सरकार ने क्या किया, जो उस समय राजवंश था, जो बुलबुल राजवंश था, जो लुई 16 था, उसने क्या किया कि उसने जैसे ही शहर में हंगामा होने की स्थिति आई तो उसने क्या किया कि भाई अपनी सेना को बोल दिया कि एक काम करो, उठा के जो लोग चौराहे पे जलूस निकाले, आंदोलन करे, उनको उठा के जेल में बंद कर दो। तो कौन सी जेल में बंद कर दो, बास्तिल में बंद कर दो। तो जब बास्तिल में बंद हुए वो लोग, तो जो सामान्य जनता थी उसको समझ आया कि भाई इन लोगों की कोई गलती तो थी नहीं, ये तो आंदोलन कर रहे थे, इनको क्यों बंद करा। तो भीड़ गई 14 तारीख को, 14 जुलाई को, हाँ 14 जुलाई को भीड़ गई और उन्होंने बास्तिल से उसको छुड़ा लिया। उन कैदियों को, 6-7 कैदी थे, बहुत ज्यादा कैदी नहीं थे, उनको छुड़ा लिया। फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं जनता भड़कती रही और राजा को भी ये चीज समझ में आने लगी कि भाई अब जनता मानने वाली नहीं है। तो फिर राजा ने क्या किया, राजा ने क्या कि 4 अगस्त 1789 को राजा ने संविधान बनाने के लिए अनुमति दे दी कि ठीक है भाई आप तुम लोग संविधान बना लो। संविधान बनकर जो तैयार हुआ, नेशनल असेंबली ने जो पूरा संविधान बनाया वो 1791 में उन्होंने बना लिया और 1792 में जो नेशनल असेंबली थी वहां पर एक चुनकर भेजा गया किसको, रोबोस्फियर को। ठीक है, रोबोस्फियर की सरकार हुई और रोबोस्फियर ने क्या किया, जो राजा था, जो लुई 16 था, उसको जेल में डाल दिया। ठीक है, उसको क्या किया, उसको जेल में डाल दिया। और जो ऑस्ट्रिया और कौन कौन थे ये, ऑस्ट्रिया था, प्राशा था, और ऑस्ट्रिया और प्राशा जो थे वो फ्रांस के राजा के साथ मिले हुए थे। देखो एक मिनट मैं दिखाती हूँ आपको। तो वो फ्रांस तो है ये वाला, ठीक है, ग्रीन वाला, शायद आपको दिख रहा हो, एक मिनट उतार के मैं दिखाती हूँ आपको। देखो फ्रांस तो ये था, ठीक है, और जर्मनी ये है। जर्मनी को पहले बोलते थे प्राशा। ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया इधर कहीं है। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ये क्या थे, ये फ्रांस के राजा का साथ दे रहे थे, यानी कि जनता पर वो क्या कर रहे थे, लड़ाई की स्थिति पैदा करी उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, हमला बोला था। किस पर बोलने जा रहे थे, फ्रांस पर। क्यों बोलने जा रहे थे, क्योंकि राजा ये कह रहा था कि अगर तुम लोग हमला बोल दोगे ना तो क्या होगा, मेरा राज्य सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो जनता ये क्रांति सब भूल जाएगी और युद्ध के चक्कर में वो लग जाएगी। तो इसलिए उसने क्या किया कि भाई ऑस्ट्रिया वाले और प्राशा, यानी कि जो पहले प्राशा बोलते थे अब उसको जर्मनी बोलते हैं, तो प्राशा और ऑस्ट्रिया दोनों की दोनों आ जाओ। लेकिन ये चीज जनता जान चुकी थी कि राजा ऐसा करने वाला है। तो जनता ने क्या किया, जनता एकजुट हुई। ठीक है, और मार्सेस नाम का एक सॉन्ग है जो फ्रांस का अब राष्ट्रगान है। ठीक है, उस सॉन्ग को गाते हुए चली गई और युद्ध किया और युद्ध में फ्रांस के लोगों की जीत हुई। ठीक है, और बाद में क्या हुआ, उस राजा को गिलोटिन पे चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये सारी घटना हुई। बाद में क्या हुआ, 1792 में रोबोस्फियर ने क्या किया, गणतंत्र अपना देश घोषित कर दिया। कौन, फ्रांस। ठीक है, और बाद में 1792 से 1794 तक किसका शासन रहा, रोबोस्फियर का। अब देखो यहां से हमें दो चीजें समझ में आती हैं। पहली कि
राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? राष्ट्रवाद की शुरुआत वहां से हुई जहां से बास्तिल पर हमला हुआ। ठीक है, बास्तिल पर हमला हुआ तो बास्तिल पर हमला क्यों किया? क्योंकि लोग ये समझ पा रहे थे कि राजा हमारे साथ गलत कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों के साथ गलत कर रहा है, तो सारे के सारे एकजुट हो गए और उन्होंने क्या किया, राजा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लास्ट में क्या हुआ कि राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। तो ये क्या है, ये एक भावना उनके अंदर आई कि हम लोग, हमारे लोग, ठीक है, हम सब, हमारे साथ अत्याचार कौन कर रहा है? राजा। ठीक है, फ्रांस जो है वो राजा का नहीं है, फ्रांस किसका है? फ्रांस हम सब का है। तो वो सारे के सारे किसके प्रति समर्पित थे? फ्रांस के। वो सारे के सारे फ्रांस के खिलाफ नहीं थे, वो सारे जो भीड़ थी वो किसके खिलाफ थी? केवल राजा के, किसके? लुई 16 के खिलाफ थी। ठीक है, तो उन सारे लोगों ने मिलकर क्या किया? राजा को गद्दी से उतार दिया। बाद में जो राजा का साथ दे रहे थे, ऑस्ट्रिया और प्राशा, उनको भी मारा, यानी कि उनको भी उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में जीत फ्रांस की हुई। ठीक है, बाद में कौन गद्दी पे बैठ गया? रोबेस्पियर बैठ गया। रोबेस्पियर ने क्या किया कि गणतंत्र घोषित कर दिया अपने देश को, प्रजातांत्रिक घोषित कर दिया जैसा कि जनता चाह रही थी। ठीक है, उसने सभी लोगों को अधिकार दे दिए, सब स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया कि भाई जो पहले जो फ्रांस 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, दूसरा स्टेट जो सरकारी कर्मचारी थे, तीसरा स्टेट गरीब लोग आ रहे थे उसमें। तो जो पहले 2 स्टेट थे वो टैक्स नहीं देते थे, तीसरा स्टेट वाले टैक्स देते थे। तो रोबेस्पियर ने क्या किया कि भाई टैक्स देंगे तो सब देंगे। ठीक है, जो पादरी वगैरह टैक्स लगा रहे थे तीसरे स्टेट के लोगों पर, गरीब लोगों पर जो टैक्स लगाते थे, वो सारे टैक्स रोबेस्पियर ने खत्म कर दिए। ठीक है, बहुत सारे काम किया और रोबेस्पियर ने बोला कि वोट डालने का अधिकार केवल अमीर लोगों को नहीं होगा, सबको होगा। स्त्री पुरुष सब लोग वोट डालो। ठीक है, सब लोग वोट डाल सकते थे, सब लोग पढ़ सकते थे और जो पादरी वगैरह का जो शासन चल रहा था वो पूरी तरह से उसने खत्म कर दिया था। ठीक है, अब रोबेस्पियर ने इतनी सख्ती अपनाई शासन में कि बाद में क्या हुआ कि जनता खुद ही बोलने लगी कि भाई रोबेस्पियर की नीति खराब है, इसको हटाओ। अब इसको हटाओ तो कौन आया? तो आया 1804 में। ठीक है, 1804 में कौन आया? नेपोलियन आया। ध्यान रखना, ये कहानी कब की है? 1804 की। जब नेपोलियन आया तो उसने प्रजातंत्र तो खत्म कर दिया। ठीक है, जो लोकतंत्र या प्रजातंत्र उसने शुरू किया था रोबेस्पियर ने, वो तो खत्म कर दिया, उसने रखा तो राजतंत्र। लेकिन उसने क्या किया, नेपोलियन ने बहुत सारे अधिकार जो रोबेस्पियर ने दिए थे उनको उसने वैसे ही रहने दिया और कुछ अधिकार और जनता को दे दिए कि भाई सब लोग स्वतंत्र रहो, समान रहो। उसने व्यापार को बढ़ावा दिया कि व्यापार के क्षेत्र में हम कुछ अच्छा करें ताकि लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, जो लोग किसान थे, खेती करते थे, उन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, उस टैक्स को उसने ना के बराबर कर दिया कि मजे से रहो, जैसे आज भारत में चल रहा है। बिल्कुल यही सारा सिस्टम उसने, नेपोलियन ने उस समय लगा दिया था। ठीक है, कि देश तरक्की करे, और वाकई में देश तरक्की कर रहा था। ठीक है, लेकिन नेपोलियन की सबसे बड़ी दिक्कत नेपोलियन ने क्या की? नेपोलियन ने करी कि अपना देश उसने बढ़िया बना लिया। ठीक है, फ्रांस में सारी सुविधाएं उसने दे दी, सब कुछ दे दिया फ्रांस के लोगों को। अब फ्रांस जो है, वहां के लोग सारे खुश हो गए। अब जब तुम लोग अगर अपने घर में खुश हो तो पड़ोसिन को पता नहीं चलेगा कि ये लोग तो खुश है, भाई इनके यहाँ बर्थडे बन रहा है, डीजे चल रहा है, पार्टी हो रही है, हाँ भाई ये लोग खुश है। तो वो पूछेंगे भाई तुम लोग कैसे खुश हो? तो तुम लोग बताओगे कि हमारे तो पापा बहुत अच्छे हैं, हमारे पापा हमें खर्चे के लिए पैसे देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो पड़ोसी भी फिर करेंगे ऐसे ही, अपने घर में अपने पापा को मनाएंगे। तो फिर पड़ोसी देश कौन थे? कौन थे? प्राशा था। पड़ोसी देश कौन था? ऑस्ट्रिया था। पड़ोसी देश कौन था? ये सारे जितने भी इसमें दिखाए गए हैं, एक मिनट, देखो ये तो था फ्रांस, जो मैंने गोला कर रखा है छोटा सा, ये जो मैंने छोटा सा गोला कर रखा है ये तो था फ्रांस। बाकी क्या थे? ये पड़ोसी देश। पड़ोसी देश कौन थे? जर्मनी, इटली, ठीक है, पोलैंड और रूस। पहले रूस यहाँ तक था, ठीक है, पोलैंड भी रूस का हिस्सा ही था पहले। तो ये 1991 में, ठीक है, 1991 में क्या हुआ था, रूस का विघटन हुआ था, तो ये 15 देश अलग अलग में टूट गए थे। ये आप पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी में पढ़ोगे। ठीक है, तो 15 देश अलग अलग टूट गए थे। तो ये पहले क्या था, ये सब रूस का हिस्सा था इतना। तो ये अब फ्रांस को देख के बाकी सारे लोगों में भी ये राष्ट्र की भावना आई कि भाई हम भी अपने राजा को ऐसे ही हटा देंगे। ठीक है, ऑस्ट्रिया वाली जनता भी सोच रही कि हम भी अपने राजा को हटा देंगे, प्रासा वाली जनता भी सोच रही कि हम भी हटा देंगे, और इटली वाली भी। तो ये सब लोग क्या सोचने लगे कि भाई हम अपने अपने पुराने राजा को हटा देंगे और हम ऐसे ही जनता जो चुनेगी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो हम पर शासन करेगा, तो वो हमें ऐसी खुली छूट दे देगा। ठीक है, जनता ऐसा सोच ही रही थी कि
अब जो नेपोलियन था वो बहुत समझदार था, क्योंकि वो सैनिक था, ठीक है। वो शासन में आया, उसने क्या किया कि लोगों को लालच देना शुरू करा, पड़ोसी देशों को, कि भाई तुम मेरे को अपनाओ, और मैं क्या दूंगा, मैं तुम्हें बहुत सारी आजादी दूंगा, और ये तुम्हारे यहाँ बिल्कुल ऐसा डेवलपमेंट करूंगा। तो जो लोग थे उसके चक्कर में आ गए, तो उसने क्या किया, इंग्लैंड के कुछ हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। और क्या किया उसने, ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। यानी कि जो फ्रांस इतना सा है, ठीक है, जो आपको इतना सा फ्रांस दिख रहा है, इसने क्या किया, प्राशा के कुछ हिस्से ले लिए, ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से ले लिए, रूस के भी कुछ हिस्से ले लिए, और इटली के कुछ हिस्से ले लिए। यानी कि फ्रांस उसने इतना बड़ा कर लिया, वो कितना छोटा सा था, उसने क्या करा, इतना बड़ा अपना फ्रांस कर लिया, ठीक है। अब जो राजवंश थे वो समझ गए कि ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है, कौन कर रहा है, ये नेपोलियन कर रहा है, ठीक है। तो राजवंशों को समझ में आ गया कि नेपोलियन गड़बड़ कर रहा है। अब क्या हुआ कि भाई अगर ये नेपोलियन हट जाएगा तो ये लोगों के सर से ये प्रजातंत्र का भूत हट जाएगा, और प्रजातंत्र वाली बात खत्म हो जाएगी, और साल की पूरे लोग क्या करेंगे, पहले की तरह शासन करेंगे कि जो राजा कह रहा है वही सही है, ठीक है। तो ये सारे राजा क्या हो गए, एकजुट हो गए, कौन कौन, ऑस्ट्रिया के, इंग्लैंड के, और प्राशा के, ठीक है। ये तीनों एकजुट हो गए, और इन्होंने क्या किया, इन 3-4 लोगों ने उस पर हमला कर दिया, किस पर, नेपोलियन पर, ठीक है। नेपोलियन पर क्या किया, हमला किया 1815 में, ठीक है। 1815 में वाटरलू के युद्ध हुआ, और उस युद्ध में किसकी हार हुई, नेपोलियन की हार हुई, ठीक है। अब आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगी, अब हम देखते हैं पहले दूसरा पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की ये कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पूरे चैप्टर में आपको काम आने वाली है, पूरा की पूरा चैप्टर इसी कहानी पर डिपेंड है जो अब तक मैंने आपको सुनाई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। अब क्या हुआ बाद में, जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, जैसे यहाँ पर रोबोस्फियर की सरकार आई, ठीक है, यहाँ पर जो लोकतंत्र था वो कायम हुआ, वैसे वैसे लोगों के दिमाग में आने लगा 1804 के आसपास, कौन लोग, इटली, जर्मन यानी कि प्राशा, ऑस्ट्रिया, इन लोगों के दिमाग में आने लगा कि हम भी क्या करें, अपने देश के लिए आवाज उठाएं। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत किसने करी, फ्रांस ने, ठीक है। फ्रांस के लोगों ने सबसे पहले क्रांति करी कि भाई हमारे अपने लोगों को अधिकार होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि राजा का जब मन आए जब वो टैक्स लगा सकता है, राजा हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है, ऐसा नहीं चलेगा, हम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब यूरोप में कैसे हुआ, हमने फ्रांस में पढ़ा ना, अभी फ्रांस में कैसे हुआ, फिर अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि यूरोप में कैसे हुआ। यूरोप में कैसे हुआ कि यूरोप में जो कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग निकला था, उसने कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की शुरुआत करी। हुआ क्या कि 1750 में, ठीक है, कितना, 1750 के आसपास जो इंग्लैंड था उसमें औद्योगिक क्रांति हो रही थी। औद्योगिक क्रांति से मतलब है कि अब यूरोप की जो 18वीं शताब्दी यानी कि 1750 के आसपास का जो टाइम है उसमें क्या हो रहा था, यूरोप में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको पहनने के लिए कपड़े चाहिए, नहाने के लिए साबुन चाहिए, कपड़े धोने के लिए साबुन चाहिए, ठीक है, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, अदरक चाहिए, सारी कुछ चाहिए, ठीक है, खाने के लिए रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो जो सुख सुविधाएं थी वो कम पड़ रही थी, ये चीज कौन समझ रहा था, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड ने क्या किया, अपने यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई, ठीक है, जिनमें कपड़े बनाए जा रहे थे, खाने पीने के सामान बनाए जा रहे थे, इस्तेमाल करने के लिए सामान बनाए जा रहे थे। तो इसको बोला गया औद्योगिक क्रांति। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री वगैरह है वो कहाँ स्टार्ट हुई, इंग्लैंड में, ठीक है। इसलिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लैंड से। बाद में फ्रांस को समझ में आया कि भाई इंग्लैंड कैसे तरक्की कर रहा है, क्योंकि वहां पर उद्योग धंधे ज्यादा लगाए जा रहे हैं, और पूरे देशों को, जितने भी यूरोप में देश है, वो सबको सप्लाई कौन कर रहा है, इंग्लैंड, ठीक है। और इंग्लैंड क्या कर रहा था, बाहर, अगर हम जब की बात करें तो भारत उसका उपनिवेश था, भारत से कच्चा माल ले जाता था और पक्का माल बना के उनको सबको बांट रहा था। यानी कि सूत यहाँ से ले जाता था, कपड़े बनाता था और पूरे यूरोप में बेचता था, मुनाफा कमाता था और अपने देश को अमीर बना रहा था, ठीक है। चल ये रहा था। अब जब फ्रांस को पता चली ये बात और पड़ोसी देशों को पता चली, ठीक है, तो वही बात कि भाई पड़ोसी कैसे सीखते हैं, एक दूसरे से देख के ही सीखते हैं। तो फिर पड़ोसी देशों ने भी क्या किया, अपने यहाँ उद्योग लगाने शुरू किए, ठीक है। तो जब औद्योगिक क्रांति हुई फ्रांस में भी, बाकी देशों में भी, तो जो तीसरे स्टेट के गरीब लोग थे उन्होंने व्यापार करा, फैक्ट्री लगाई, ठीक है, इधर से उधर सामान खरीदने बेचने का काम किया।
तो वो थोड़े से पैसे वाले हो गए। जब पैसा आएगा तो क्या होगी, शिक्षित होने लगे, यानी कि पढ़ने लिखने लगे, उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाने शुरू कर दिए। तो 20-30 साल में इतना बड़ा चेंज आ गया, क्योंकि शिक्षा तो बहुत जल्दी चेंज लाती है। कोई और चीज इतनी जल्दी चेंज नहीं ला सकती जितनी जल्दी चेंज कौन लाती है, शिक्षा। आप अगर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते होंगे, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं देश के, वो क्या थे, एक मामूली साधारण इंसान थे, उनको कहाँ तक पहुंचा दिया, ठीक है, राष्ट्रपति बन गए वो। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा, जीरो से, और वहां तक उनको पहुंचा दिया किसने, शिक्षा ने। बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा के बल पर देश में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। तो शिक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खाने को कम मिले, कपड़े पहनने को अच्छे ना मिले, कोई बात नहीं, हर चीज में एडजस्ट कर लेना, लेकिन कभी शिक्षा के साथ समझौता मत करना। ये मैं आपको अपना पर्सनली बता रही हूँ, ठीक है। ये शिक्षा एक ऐसी चीज है जो गरीब को बहुत जल्दी अमीर बना देती है, ठीक है। अगर तुम पढ़ लिख गए, मान लो, ठीक है, और तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिली, तो आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई लिखाई बेकार है, मैं भी उतना ही कमा रहा हूँ, मेरा दोस्त भी इतना ही कमा रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन फर्क है, आप पढ़े हो तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, आपके बच्चे उस जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसके बच्चों से हमेशा आगे ही रहेंगे, संस्कार में और बहुत सारी चीजों में बहुत अंतर आता है। अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे हैं, यहाँ डॉक्टरों की कमी नहीं, इंजीनियरों की कमी नहीं, भरे पड़े हैं, ठीक है, जॉब की कमी है लेकिन पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है हर क्षेत्र में। अभी कोई भी दिक्कत आ जाए, इमरजेंसी में भर्ती करनी पड़े, सेना के लिए लोग तैयार हैं, डॉक्टरों के लिए लोग तैयार हैं, ठीक है, इंजीनियरों के लिए लोग तैयार हैं। अब अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख लो, ना वहाँ डॉक्टर है, ना सर्जन है, ना कुछ भी नहीं है, ना इंजीनियर है, वहां पर बस एक ही है, मदरसे की पढ़ाई है, 4-5 क्लास तक पढ़ते हैं वो लोग। आगे उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली को विकसित किया ही नहीं है कि सारे लोग पढ़ सके, सब शिक्षित हो सके। केवल हमारे देश में और पाकिस्तान में मेन डिफरेंस यही है कि वहां की जनता पढ़ी लिखी नहीं है और हमारे देश की जनता पढ़ी लिखी है, ठीक है, एक बहुत छोटा सा अंतर है। इस चीज को लोग नहीं समझ पाते हैं। पढ़ाई लिखाई से बहुत जल्दी परिवर्तन आता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, आपको पता चलता है कि आपके क्या क्या अधिकार है। तो यही क्या हुआ, यूरोप में हुआ कि यूरोप के जो लोग अमीर बन रहे थे, जो तीसरे स्टेट के लोग जो अमीर बन रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब पढ़े लिखे लोग कैसे होते हैं, उदार होते हैं। उदार मतलब जो परिवर्तन चल रहा है उसको अपनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उनकी क्या सोच बनी कि भाई ये जो पुराने राजवंश है इनको हटाओ और अपने हिसाब से हमारा शासन होना चाहिए, जैसे फ्रांस में चल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार था, इस राष्ट्रवाद की भावना के लिए, इस क्रांति के लिए शिक्षा भी जिम्मेदार थी कि लोग शिक्षित हो रहे थे, अपने अधिकारों को जान रहे थे और राजा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, ठीक है, यानी कि आंदोलन कर रहे थे। तो यहाँ से क्या समझ में आया, कुलीन वर्ग और नया नया मध्य वर्ग। नया मध्य वर्ग कौन सा था, जो तीसरे स्टेट के लोग थे, जो व्यापारी थे, ठीक है, व्यापार से उन्होंने पैसा कमाया और वो शिक्षित हो गए। जब वो शिक्षित हो गए तो वो कैसी सोच पैदा हुई उनमें, उदारवादी, ठीक है, उदारवादी हुई, यानी कि भाई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, गरीब के साथ अलग व्यवहार, अमीर के साथ अलग व्यवहार, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबके प्रति समान होना चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, सबको घर मकान का अधिकार मिलना चाहिए, सबको बराबर रोटी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो राजा के यहाँ काम कर रहा है उसका बाप भी काम कर रहा है, उसका बेटा आगे उसका पोता काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग शिक्षित हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनको उनकी भर्ती करो। ये थोड़ी ना कि पुराने लोगों को आप जॉब देते रहोगे, एक ही खानदान के लोग जॉब में आते रहेंगे, बाकी के लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको मरने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षा के आधार पर और समानता के आधार पर लोगों को जॉब दी जानी चाहिए। तो ये उदारवादी सोच थी और ये कहाँ से, यहीं से क्या हुआ, नया मध्य वर्ग का जन्म हुआ, ठीक है। और क्रांति में सबसे ज्यादा जो योगदान था इस नए मध्य वर्ग का था, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो क्या चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, ठीक है। और यहाँ इज्जत किसकी थी, केवल पादरियों की थी, और जो उसके राजा के यहाँ काम करते थे उनकी थी, जो मंत्री वगैरह हैं, बाकी लोग तो ऐसे थे, ठीक है, बस वो तो टैक्स भरने के लिए थे। तो इन लोगों ने अधिकारों की मांग उठाना शुरू किया, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे और इनके पास पैसा भी आ गया था, ठीक है। दूसरी हेडिंग में कहा गया है राष्ट्रवादी उदारवादी उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि उदारवादी लोग क्या चाहते हैं कि समान विवाह हो सबके साथ, ठीक है, सबको वोट डालने का अधिकार हो, सबको पढ़ने का अधिकार हो, अमीर गरीब में भेदभाव ना हो, अगर टैक्स दे रहे हैं तो फिर सब दे, ठीक है। ऐसा ना हो कि पादरी लोग, चर्च के लोग दूसरे लोगों पर टैक्स लगाएं और उनको टैक्स भरना पड़े, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये शिक्षा के भी साथ में थे और इनका उदारवादियों का मानना था
कि जो लोग शिक्षित हैं, चाहे वो कोई से भी स्टेट के हैं, उन सबको वोट डालने का अधिकार हो। बस इनकी एक ही चीज गलत थी उदारवादियों की, कि ये महिला शिक्षा के लिए इन्होंने कहीं नहीं बोला, इन्होंने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया था। जबकि जब क्रांति चल रही थी, जो राष्ट्रवाद चल रहा था, उस सब में महिलाएं भी थी, लेकिन महिलाओं के लिए इन्होंने नहीं बोला। महिलाओं के लिए किसने बोला था? अमूल परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल्स ने बोला था। ठीक है, ध्यान रखना। तो राष्ट्रवाद के क्या मायने थे आपको समझ में आ गया कि उदारवादी लोगों के लिए राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। देखो, यहाँ पर जो फ्रांस की क्रांति में जो राष्ट्रवाद के मायने थे वो क्या थे कि सबको समान अधिकार हो। ठीक है, यहाँ पर मायने बदल गए। क्या बदल गए कि भाई सबको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ नहीं थी, फ्रांस में नहीं थी ये सारी चीजें, लेकिन यहाँ आई। किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या था, समझ में आ गई क्या था। नेक्स्ट इसमें दे रखा है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी। देखो, मैंने आपको बताया कि जो वाटरलू का युद्ध हुआ था सृष्टि, जो जो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या, एक मिनट, हाँ, जो वाटरलू का जो युद्ध हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो पुराने राजवंश थे वो सारे एकजुट हो गए थे और किसको हरा दिया था? नेपोलियन को हरा दिया था। कब हरा दिया था? 1815 में। और 1815 में जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था उसका नाम था मैटरनिक। ठीक है, मैटरनिक जो था उसकी अध्यक्षता में एक मीटिंग बैठाई। किसने? ऑस्ट्रिया ने, इंग्लैंड ने और प्राशा ने, प्राशा यानी जर्मनी ने। उन लोगों ने एक मीटिंग बैठाई और मीटिंग में क्या उन्होंने डिसाइड किया कि जो जो क्षेत्र जो जो क्षेत्र नेपोलियन ने जीते थे, इंग्लैंड का जो क्षेत्र जीता, ऑस्ट्रिया का जो क्षेत्र जीता, ठीक है, इटली के भी कुछ क्षेत्र जीते, जो जो क्षेत्र फ्रांस ने जीते किसके समय में? नेपोलियन के समय में, वो सारे जो क्षेत्र हैं वो उससे वापस लिए जाएंगे फ्रांस से। ठीक है, और क्या होगा? पहले की तरह जो पहले शासन चल रहा था फ्रांस में, किसका? बोर्बोन वंश का, वही चलेगा। यानी कि चोर चोर मौसेरे भैया वाली कहानी सुनी है आपने, कि चोर चोर क्या होते हैं? मौसी के भाई होते हैं सारे के सारे, है ना, मौसी के बेटे होते हैं। तो इन्होंने क्या डिसाइड करा? अब देखो इनकी चोरी, देखो आप, देखो, ये आपका फ्रांस है, ठीक है, ये आपका फ्रांस है और ये आपका जर्मनी है। ठीक है, इंग्लैंड इधर है, इंग्लैंड आपका इधर हो गया, ऑस्ट्रिया आपका इधर हो गया, ठीक है, इटली आपका इधर हो गया, ठीक है, ये भी पूरा मान लो इधर तक। तो ये सारे राज्य उसने जीत लिए थे। तो इन्होंने क्या किया? वयना में एक संधि हुई, जो मैटरनिक थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर, यहाँ का था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के चांसलर, चांसलर का मतलब है जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है ना, वैसे उनके यहाँ जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में चांसलर होता है। ठीक है, तो चांसलर ने मीटिंग करी और मीटिंग में क्या किया कि जो जो इलाके इन्होंने हमारे देश, इन सारे देशों के जीते थे, वो सारे वापस करे जाए। तो वो सारे वापस हो गए। और उन्होंने क्या कहा था कि जो पुराने राजवंश शासन कर रहे थे वो पूरे के पूरे बहाल हो। तो यानी कि 1815 में इन्होंने क्या किया कि जो चीजें बुलबुल वंश के शासन में चल रही थी, कब चल रही थी? 1718 में, 89 में जो चीज चल रही थी, ठीक है, जैसा शासन चल रहा था वैसा ही शासन इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर लिया 1815 में, नेपोलियन की मृत्यु के बाद। ठीक है, अब क्या हुआ? जनता भी कुछ ना कर सकी कि भाई जनता के पास इतनी पावर नहीं थी, लेकिन जनता को अपने अधिकार समझ में आ गए थे। राष्ट्रवाद जो था वो स्टार्ट हो चुका था यूरोप में। तो इन लोगों को भी समझ में आया, जो पुराने राजवंश थे, फ्रांस वालों को भी समझ में आया कि अगर हमने पहले की तरह शासन किया तो जनता फिर हमें मारेगी, फिर हमें राजगद्दी से हटा देगी। तो हमें क्या करना है? हमें थोड़ी थोड़ी छूट दे देनी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी छूट यानी टैक्स में छूट, जो व्यापार जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे, थोड़ा बहुत हमें वो मिल जाएगा टैक्स इससे। ठीक है, व्यापार वगैरह वैसे ही रहने दिए, जो जो विभाग उसने बनाए थे नेपोलियन ने वो सारे वैसे ही रहने दिए। बस थोड़ा थोड़ा टैक्स लगा दिया कि भाई टैक्स वैक्स आता रहेगा, अपना काम चलता रहेगा, हम पार्टी करते रहेंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं कब हुई? 1815 के बाद। ठीक है, तो एक नया रूढ़िवाद, रूढ़िवाद का मतलब हुआ पुराने राजवंश, रूढ़िवाद मतलब पुरानी विचारधारा। ठीक है, जैसे पुरानी विचारधारा चली आ रही थी, राजा का बेटा राजा, ठीक है, कुछ मंत्री थे वो वही रहते थे हमेशा सत्ता में, फिर उनके लड़के रहते थे, फिर उनके ही खानदान के लोग रहते थे, और जो तीसरे स्टेट के लोग थे उनको एंट्री नहीं थी राज्य की व्यवस्था में, राज्य में कोई भी हस्तक्षेप करने की, ठीक है, राजा के सामने बोलने की उनको इजाजत ही नहीं थी। तो ये सारी चीज क्या हुआ? दोबारा स्थापित हो गई। ठीक है, रूढ़िवाद का मतलब होता है पुरानी विचारधारा। ठीक है, रूढ़िवादी लोग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है,
और उदारवादियों को क्या बोलते हैं, लिबरल्स, ठीक है, और अमूल परिवर्तनवादी को क्या बोलते हैं, रेडिकल्स, ठीक है, ध्यान रखना, कई बार इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है। तो रूढ़िवादियों को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो ये एक नई बात हुई। अब देखो बाद में क्या हुआ, क्रांति का युग शुरू हुआ। क्रांति का युग का मतलब है कि लोगों को भी समझ में आने लगा कि भाई हमें पुराने राजवंश अब नहीं चाहिए, क्योंकि नेपोलियन के टाइम में क्या हुआ था, कहीं ना कहीं लोगों को लत लग गई स्वतंत्रता की, ठीक है, कम टैक्स देने की आदत पड़ गई, लोगों को अपने अधिकार मिल रहे थे, लोगों को शिक्षा मिल रही थी, लोगों को सारी छूट मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं लोगों को आदत पड़ गई थी। तो लोगों को समझ में आने लगा कि ये जो पुराने राजवंश है ना, ये हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, चोरी छुपे कुछ कुछ वो संगठन बना लिए, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला जो संगठन बनाया वो बनाया जोसेफ मैजनी ने, ठीक है। इस आपकी बुक में जो लिखा है नाम, वो लिखा है मैथिसिनी, ठीक है, मैथिसिनी लिखा है, लेकिन मैंने इसका नेट पर प्रोनाउंसिएशन देखा तो उन्होंने मैजनी बता रखा था, ठीक है, मैजनी, उन्होंने क्या बता रखा था, मैजनी बता रखा था, तो हम बात करेंगे मैजनी की, ठीक है। तो जोसेफ मैजनी ने सबसे पहले, जोसेफ मैजनी कहाँ के थे, जोसेफ मैजनी थे इटली के, ठीक है, जोसेफ मैजनी कहाँ के थे, वो इटली के थे, और उन्होंने एक संगठन बनाया जो क्या था, जो देश प्रेम से संबंधित था, यानी कि लोगों को जागरूक करना अपने देश के प्रति कि भाई ये जो राजा है ये गलत कर रहा है, हमें अपने अधिकार चाहिए, ठीक है। तो हम तीसरे पार्ट में भी यही सारी चीजें पढ़ेंगे। आपका थर्ड पार्ट है क्रांतियों का युग, ठीक है। 1830 से 1848 में कौन कौन सी घटनाएं हुई वो हम देख रहे हैं। इसमें क्या हुआ, जो 1815 में जब वो हट गया नेपोलियन, ठीक है, उसकी हार हुई थी, तो पुराने राजवंश बहाल हुए। जब पुराने राजवंश बहाल हुए तो क्या हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि वो छोटे छोटे संगठन बनने लगे। जो एक इटली का मैजनी था, जोसेफ मैजनी था, उसने संगठन बनाने की शुरुआत करी, ठीक है। तो छोटे छोटे संगठन बनने लगे। तो कुछ दिन तो जो सरकारें थी उनको विद्रोह को दबाने में सफल रही, ठीक है। जब नए नए वो गद्दी पे बैठे 1815 में, ये सारे राजा, और इन्होंने पहले जैसे शासन स्टार्ट किया, तो पहले शुरू शुरू में तो इन्होंने बड़े अच्छे से बिहेव किया। जब इनको लगने लगा कि भाई जनता शांत हो गई, जनता को अब हम पहले की तरह डील कर सकते हैं, नेपोलियन के आने से पहले जैसे हम कर रहे थे वैसे करने लगते। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अपने पहले वाली पे ही आ गए, ठीक है, जनता पर धीरे धीरे टैक्स लगाना शुरू किया। अब जनता चुप बैठने वाली नहीं थी, तो जनता ने क्या किया, 1830 से, ठीक है, और 1848 तक, ठीक है, लगभग 18 साल उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे संगठन बनाने शुरू कर दिए। और उन संगठनों में क्या होता था, वो जो संगठन थे वो जनता को प्रेरित करते थे राष्ट्र की भावना जागृत करने के लिए। वो लोगों को कहीं ना कहीं उनके अधिकारों के बारे में बता रहे थे, और हम सरल शब्दों में कहें तो वो राजाओं के खिलाफ उन्हें भड़का रहे थे कि भाई ये जो राजा तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, तुम इसके खिलाफ आवाज उठाओ, ठीक है, जैसे हमने पहले उठाई थी, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन था इस बार बहुत धीरे आया, मतलब 18 साल लग गए इस परिवर्तन को आने में। तो इसमें एक हेडिंग दी हुई है, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। तो रूमानी कल्पना का क्या मतलब है, रूमानी कल्पना का मतलब है कि जो लोग थे, जो छोटे छोटे संगठन पनप रहे थे, वो लोगों को कैसे समझा रहे थे, गाने गा के, जो कवि थे अपनी कविताओं में उन पुरानी कहानियों को बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे क्रांति हुई, पहले राजा हमारे साथ ऐसा अत्याचार कर रहा था, फिर ऐसे हुआ, और फिर क्रांति हुई, और बाद में क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित हो गया था। तो लोगों को नाटक के जरिए समझाया जा रहा था, गाने के जरिए समझाया जा रहा था, ठीक है, और निबंधों के जरिए समझाया जा रहा था, नुक्कड़ पर नाटक दिखाए जाते थे लोगों को, और लोग बहुत रोमांचक तरीके से उसको समझने की कोशिश करते थे, और मनोरंजन भी होता था उससे लोगों का। तो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये आने लगा, उन नाटकों के जरिए, उन कहानियों के जरिए, और उन लेखों के जरिए, कि भाई कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये गड़बड़ वाली चीज हो रही है और हमें राजा को हटाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो रोमानी कल्पना और राष्ट्र की भावना का मतलब है कि बहुत सारे जरियों से जनता को जगाने की कोशिश करी, कवियों ने, संगीतकारों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग दे रखी है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ने लगी यूरोप में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में बिल्कुल चरम पर पहुंचने लगी, ठीक है, तो क्या हुआ, 1848 में विद्रोह की स्थिति
पैदा हो गई कि भाई अब जनता भूखी मर रही है और राजा कोई व्यवस्था नहीं कर रहा। ठीक है, राजा बिल्कुल सोच ही नहीं रहा हमारे बारे में। तो क्या कर रहा है, राजा की गलती है सारी और राजा हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक विद्रोह स्टार्ट हुआ। उसकी मेन वजह क्या थी, जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, और जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, लोग जो थे वो बेरोजगार घूम रहे थे, रोजगार नहीं मिल रहा था, और जो सामान मार्केट में बिक रहे थे उनके रेट इतने हाई थे कि लोग ना तो पहनने के लिए कपड़े पहन पा रहे थे और ना ही लोग खा पा रहे थे। अब एक चीज और मैं बता रही हूँ बिल्कुल लॉजिक के साथ। अब आप समझ रहे हैं यूरोप में कितनी प्रॉब्लम चल रही थी उस समय। तो क्या हुआ, जब विश्व युद्ध हुआ तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो जो यूरोप की महिलाएं थी वो बिल्कुल ऐसी रहती थी जैसे भारत में आज से 50 साल पहले रहती थी। कैसे रहती थी कि घर का कामकाज करना है, बच्चों की देखरेख करनी है, बस। जब वहां पर उद्योगों में प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, क्योंकि आयात निर्यात रुक जाता है युद्ध में, तो क्या हुआ, उन्होंने छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। पहले वो बहुत लंबे लंबे कपड़े पहनती थी, ठीक है, और जनसंख्या बढ़ रही है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, तो क्या हुआ, छोटे कपड़ों का फैशन शुरू हो गया। ठीक है, तो वो क्या करती थी, छोटे छोटे कपड़े पहनकर रहने लगी घर में। पहले वो पूरी बाजू के पहनती थी, फिर इतनी बाजू के पहनने लगी, फिर इतनी बाजू के पहनने लगी, फिर इतनी बाजू के पहनने लगी। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रही फिर वो यहाँ तक पर आ गई। ठीक है, शॉर्ट स्कर्ट पर आ गई। फिर घर में वो निक्कर टी शर्ट पहन के रहने लगी। क्यों रहने लगी, क्योंकि कपड़ों की कमी चल रही थी उस समय यूरोप में। तो महिलाएं घर में रहती थी तो वो कम कपड़ों में काम चला लेती थी, जबकि पुरुष कहीं जॉब कर रहे हैं, सेना में भर्ती है, तो वो प्रॉपर कपड़े पहन के जाते थे। तो पुरुष तो प्रॉपर कपड़े पहनते रहे क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती रही, वो कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो तो प्रॉपर एक ड्रेस कोड अपनाते रहे। लेकिन महिला छोटे छोटे कपड़े पहनती रही। क्यों पहनती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कपड़ों की कमी थी। अब बाद में जब यूरोप में पैसा आने लगा, सारी चीजें आने लगी, तो वहाँ का जो कल्चर है वो यही बनकर रह गया कि भाई लोगों को अच्छा लगा, मतलब महिलाओं को भी अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई छोटे कपड़े सही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूरोप में भी जो जिम्मेदार लोग हैं, जो घर गृहस्थी को समझने वाले लोग हैं, वहां पर भी आज भी घुटने से ऊपर अगर महिलाएं कपड़े पहनती हैं तो उनको गलत नजरिए से ही देखा जाता है, आज भी यूरोप में। ठीक है, और वहां भी जो अच्छे परिवार की लड़कियां होती हैं, जो शादी विवाह होते हैं, वहां पर वो पूरे ही कपड़े पहनती हैं। ठीक है, तो छोटे कपड़े पहनना लड़कियों का भी और लड़कों का भी। ठीक है, वो निक्कर में घूमने का आजकल फैशन आ गया है, मैंने देखा रोड पे भी घूमते रहते हैं लड़के भी। तो ये जो फैशन है ना, ये गलत है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कंजूसी से शुरू हुई थी। मतलब भुखमरी फैल रही है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कम कपड़े में काम चला लेंगे, ऐसा वाला। ठीक है, अपने देश में कभी भी कपड़ों की कमी नहीं रही है, आदिकाल से और आज तक। ठीक है, महाभारत का युग हो, रामायण का युग हो, चाहे सम्राट अशोक का युग हो, कोई सा भी युग हो, कभी भी हमारे देश में कपड़ों की कमी नहीं रही है। इसलिए कपड़े कम से कम पूरे पहन कर रहे। ठीक है, अब कुछ लड़कियों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कम कपड़े पहनना मॉडर्निज्म नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी और लड़कों को भी समझनी पड़ेगी ये चीज। ठीक है, कम से कम घर से बाहर निकल रहे हैं तो पजामा वगैरह कुछ पहन के, अच्छे से कपड़े पहन के रहो ना। दो तीन कपड़े खरीदने की तो इतना तो तुम्हारे पास पैसे होंगे ना, तो पूरे कपड़े पहन के रहा करो। हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब जिनको बुरी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे जो सही लगा वो मैंने बोला। कम से कम लड़कियों को उतने कपड़े पहनने चाहिए कि लोअर टी शर्ट पहनो। ठीक है, पूरे कपड़े पहनो। अगर आप किसी के सामने जा रहे हो तो सामने वाले को देख के ऐसा ना लगे कि क्या पहन रखा है। ठीक है, लोअर टी शर्ट पहनो, जींस टॉप पहनो, फ्रॉक पहनो लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग स्कर्ट पहनो जो मतलब नीचे तक हो। ठीक है, घुटने से नीचे तक की जो स्कर्ट होती है वो पहनो। ऐसे कपड़े पहनो जो देख के अच्छा लगे। लहंगा चुन्नी पहनो, जो अपने कल्चर के कपड़े हैं उन्हें पहनो। जो राजस्थान का कल्चर है, जो हरियाणा का कल्चर है, जो पंजाब का है, जो मध्य प्रदेश का है, जो भी आपका कल्चर है, जो महाराष्ट्र का है, जो भी आपका कल्चर है उस कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनो। हम उनकी संस्कृति क्यों अपनाएं, वो तो भूखे मर रहे थे इसलिए वो कम कपड़े पहन रहे थे। हमारे यहाँ कोई कौन सी कमी है भाई, हमारे यहाँ सब सब कुछ संपन्न देश है, तो आराम से अच्छे कपड़े पहन के रहो, सुंदर कपड़े पहन के रहो। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आई। भुखमरी जब फैली, वहां पर जब प्रॉब्लम आने शुरू हुई तो उन्होंने जन विद्रोह हुआ, उन्होंने राजा के खिलाफ आवाज उठाई कि अब हम टैक्स नहीं देंगे। और क्या हुआ, जो लुई फिलिप्स था, ठीक है, जो बुर्बोर वंश का जो लुई फिलिप्स था, उसको उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका उदारवादियों ने। कब, 1848 में। कब उखाड़ फेंका, 1848 में। 1848 में जो उदारवादी लोग थे उन्होंने क्रांति करी, और इन उदारवादियों में कौन थे, शिक्षित लोग थे। ठीक है, जो व्यापार करके उनके पास पैसा आ गया था, वो शिक्षित लोग थे, और उन्होंने क्रांति करी और क्रांति करके इस राजा को हटा दिया, पूरी तरह से लोकतंत्र स्थापित कर दिया।
ठीक है, इस पर एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है, और जो मेटरनिख ने की है, मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उन्होंने बोला था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो बाकी के यूरोप को भी खांसी और जुकाम होने लगते हैं, या सर्दी हो जाती है। मतलब जो चीज फ्रांस में हो रही थी उस समय, वो सारी चीज कौन कॉपी कर रहा था? बाकी के राष्ट्र, जो फ्रांस के पड़ोसी देश थे। कौन थे? प्राशा था, ऑस्ट्रिया था, इटली था, ठीक है, ये सारे, और इंग्लैंड, ये सारे क्या कर रहे थे? ये उसको फॉलो कर रहे थे, फ्रांस को। तो जब फ्रांस में ये स्थिति गड़बड़ाई, ठीक है, 1848 में, तो बाकी के देशों में भी ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, और बाकी के देशों ने भी बोल दिया हम अपना अलग अलग रहेंगे। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक फोटोग्राफ दिखाया जो आपकी बुक में दे रखा है, उसमें क्या था कि सब लोग अपना अलग अलग झंडा लेके खड़े हैं, और क्या कह रहे हैं, क्या उस फोटो में दिखाने की कोशिश की गई है कि यूरोप का प्रत्येक देश अपना अलग अलग रहना चाहता है, और उसके लिए उसका साथ कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है, ठीक है, ईसा मसीह दे रहे हैं, संत दे रहे हैं, परियां दे रही हैं, फरिश्ते दे रहे हैं, ठीक है, वो सारे लोग किसके साथ हैं? जनता के साथ हैं, और जनता का वो समर्थन कर रहे हैं, ऐसा उस फोटो में दिखाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, यहाँ तक कि आपको कहानी समझ में आई। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में, जर्मनी और इटली का निर्माण 1871 में। अब देखो 48 में ये हुआ, ठीक है, अब जर्मनी के भी लोग देख रहे थे, इटली के भी देख रहे थे, उनको भी समझ में आने लगा कि राजा को कैसे लाइन पे लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राशा था ना, प्राशा पहले काफी बड़ा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद सीमित हो गया, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और सीमित हो गया, बाद में इसका नाम क्या हो गया? जर्मनी हो गया, ठीक है। तो जो प्राशा था 18 जनवरी 1871 में प्राशा के राजा विलियम फर्स्ट के नेतृत्व में मंत्री का नाम क्या, कौन सा था? बिस्मार्क, ध्यान रखना, मंत्री बिस्मार्क द्वारा जर्मनी की स्थापना की गई, ठीक है, किसकी स्थापना की गई? जर्मनी की। और जर्मनी पहले बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग लोगों का शासन था, जैसे फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, और भी एक आध थे, स्पेन वगैरह, उन सबका शासन चल रहा था मिलजुल के, ठीक है, जिसको जहां मन कर रहा था वहीं शासन कर लेते थे पहले, ठीक है, ऐसे बाउंड्रीज बनी हुई नहीं थी। बाउंड्री बननी कब से स्टार्ट हुई, शुरुआत कब हुई बाउंड्री बनने की देश की? 1848 से शुरुआत हुई थी, ठीक है, और फिर पक्का इलाज हो गया, फिर दोबारा कभी प्रजातंत्र, वो सॉरी, राजतंत्र आया ही नहीं, फिर दोबारा राजाओं का शासन नहीं आया। 1848 से किसका शासन चल रहा है? जनता का शासन चल रहा है यूरोप में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ये जो संगठन बन रहे थे, ठीक है, ये इन संगठनों की अगुवाई में क्या हुआ कि ये जो विलियम फर्स्ट जो राजा थे, ये कहाँ का थे? प्राशा के, ठीक है। तो प्राशा के जो राजा थे उनका मंत्री था बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क कहीं ना कहीं देख रहे थे कि भाई जो हमारी भाषा बोलने वाले हैं, जो जर्मनी भाषा बोलने वाले हैं, वो जो लोग हैं वो रहेंगे बस जर्मन में, बाकी लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बाकी लोग जो शासन कर रहे हैं गलत तरीके से, उनको हटाना है। अब उनको कैसे हटाएंगे? जनता को हम जागरूक करेंगे, जनता को हम बताएंगे कि तुम हमारी भाषा के लोग हो, हमारे कल्चर के लोग हो, हम सबकी संस्कृति एक जैसी है, यानी कि क्या कर रहे हैं? राष्ट्रवाद की भावना जागृत कर रहे हैं लोगों में, ठीक है। तो बिस्मार्क ने ये काम किया, कहां पर? बिस्मार्क ने किया जर्मनी में, ठीक है, बिस्मार्क ने कहा किया? जर्मनी में। तो बिस्मार्क ने क्या किया? जर्मनी के जो बाकी के हिस्सों पर और लोग शासन कर रहे थे, उन्होंने जर्मनी की जनता को जगाया, उन्होंने कहा हम लोगों की भाषा एक है, क्योंकि राष्ट्रवाद जो जागृत होता है वो सबसे पहले उसका आधार क्या होगा? सबसे शुरुआती दौर में आधार क्या होगा? भाषा। जिनसे आपकी भाषा मिलेगी उसको आप अपना अपना मानोगे, ठीक है, कि भाई ये तो अपने लोग हैं, उनसे आपका कल्चर मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, आपकी शादी वगैरह जो समारोह हो रहे हैं एक जैसा कल्चर है उनका, ठीक है, आप उनके घर में शादी कर रहे हैं, उनके घर से लड़कियां आपके घर में शादी करेंगे, तो इस तरह का जो माहौल है इसमें आप शादी करोगे, ठीक है, अपने बच्चों की, और उनके बच्चे आपके यहाँ शादी करके आएंगे। तो ये जो एक दायरा बनना शुरू हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की भावना किसने जागृत की? जर्मनी में की बिस्मार्क ने, और बिस्मार्क ने जनता को जागृत कर दिया। जनता ने बाकी जो बाकी लोग शासन कर रहे थे जर्मनी में, जैसे जापान, सॉरी, जैसे फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड है, या स्पेन है, कोई भी है, बाकी लोग जो उस पर होल्ड करे हुए थे, लोगों ने बिस्मार्क का साथ दिया, और बिस्मार्क ने धीरे धीरे उन सबको हटा दिया, और
किसका जन्म हुआ? जर्मनी का। ठीक है, अब हम एक बार मैप में देख लेते हैं भाई जर्मनी कहाँ है। प्यारा सा जर्मनी, देखो अभी ये बहुत छोटा दिख रहा है, ये पहले इससे बड़ा था 1848 में। ठीक है, ये हो गया आपका जर्मनी, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मनी। ठीक है, ये हो गया फ्रांस, ये हो गया जर्मनी। जर्मनी की कहानी हो गई। अब ये सारी चीजें जो विस्मार कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जोसेफ मेजनी भी कर रहे थे। ठीक है, जोसेफ मेजनी जो थे उनके राजा का नाम क्या था? जोसेफ मेजनी जो थे वो कहाँ के थे? इटली के। ठीक है, उनके राजा का नाम क्या था? ठीक है, एमेनुएल। एमेनुएल सेकंड जो थे वो राजा थे किसके? इटली के। इटली में कहा? देखो बहुत छोटा सा पार्ट था, देखो कहाँ था, देखो ये हो गया आपका फ्रांस। ठीक है, ये छोटा सा क्या हो गया? फ्रांस। और फ्रांस के बराबर में ही ठीक है एक सीमा लगी हुई है किसकी? इटली की। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको पिंक पिंक, ये क्या है? इटली। तो इस पर किस किस का शासन था? देखो फ्रांस ने भी कुछ एरिया घेर रखा था इसका, स्पेन ने भी ये द्वीप वगैरह घेर रखे थे इसके। ठीक है, फिर ये रोम ने भी यहाँ पर, रोम का भी चल रहा था शासन। ठीक है, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया का भी चल रहा था, है ना। तो मतलब सब मिक्सअप चल रहा था पहले। ये 1871 के बाद अलग अलग होना स्टार्ट हुआ है। तो इन्होंने क्या किया कि इन जो वहां के लोग थे, इटली के लोग, ठीक है, वहां के जो लोग हैं वहां के लोग भाषा बोलते थे इतावली। ठीक है, इतावली। ठीक है, इतावली भाषा बोलते थे। तो उन्होंने इस भाषा के आधार पर लोगों को एकजुट किया। भाई जो जो इतावली भाषा बोल रहे हैं वो क्या है? वो इटली के लोग हैं, और इटली के लोगों पर शासन कौन करेगा? इटली के लोग करेंगे। इसलिए क्या करो, बाकी लोगों को बाहर फेंको। ठीक है, तो जनता ने समर्थन दिया, और मेजनी की देखरेख में, ठीक है, जोसेफ मेजनी की देखरेख में इटली का एकीकरण हो गया, यानी कि बाहर के लोगों को मारकर भगा दिया और इटली क्या हो गया? एक हो गया। अब देखो ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो ना, इटली, ठीक है, ये क्या है? देखो ये है इटली। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा, ये है इटली, और इसको एक किसने किया? मैजनी ने किया। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं। अब कौन कौन से देश बन गए? देखो सबसे पहले फ्रांस एक देश बन गया। ठीक है, फिर कौन बन गया? फिर फ्रांस के बाद इटली, वो सॉरी, जर्मनी बन गया, इटली बन गया, और इसी फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? इंग्लैंड के बारे में। अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना का क्या मतलब है? अब देखो आपसे कहा जाए कि आप भारत की पूजा करो, ठीक है, भारत के प्रति समर्पित रहो, भारत ऐसा भारत वैसा, ऐसी वाली भावना, ऐसी वाली चीज आपसे कही जाए, तो आपको समझ नहीं आएगा भारत कौन। ठीक है, भारत को हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे बताएं कि ये भारत है ना। तो भारत मतलब किसी भी देश को प्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया? किसी भी देश को प्रेजेंट करने के लिए एक प्रतिमा बनाई गई। ठीक है, जैसे जर्मनी ने अपनी एक अलग प्रतिमा बनाई, फ्रांस ने अपनी एक अलग प्रतिमा बनाई। तो प्रतिमा के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये क्या है? ये हमारे देश की देवी है। जैसे हमारे देश में कौन है? भारत माता। ठीक है, अब देखो, अगर भारत माता के बारे में अगर आप सर्च करो तो भारत माता कोई एक स्त्री है नहीं। ठीक है, मतलब भारत को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और भारत को नहीं, जापान को भी, सॉरी, इसको जर्मनी को भी दिखाया गया है, फ्रांस को भी दिखाया गया है। मतलब यूरोप में एक चलन हो गया कि जो देश है उसको प्रेजेंट करने के लिए किसको दिखाया गया? स्त्रियों को दिखाया गया देवी के रूप में। ठीक है, जैसे भारत माता को दिखाया गया, ऐसे वहां पर अलग अलग नामों से दिखाया गया अपने देश के नाम हिसाब से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दिखाने की कोशिश की गई। फिर झंडे बनाने शुरू हुए, तिरंगा बनाने शुरू हुए। ठीक है, 3 कलर से अपने देश को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। ठीक है, जिससे क्या हो कि हम झंडे के आधार, अब जैसे हम 26 जनवरी पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, देश को सल्यूट करते हैं, देश के गुणगान करते हैं, ठीक है, देश का सम्मान करते हैं, फूल अर्पित करते हैं झंडा के आगे। अब पहले झंडा ही नहीं था, कैसे आप प्रेजेंट करोगे अपने देश को? ठीक है, कैसे देश का गुणगान करोगे या देश के लिए समर्पित रहोगे? किसी की पूजा करने के लिए, किसी के प्रति प्रेम दिखाने के लिए, समर्पित होने के लिए कोई आकृति तो होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये भारत है। अब भारत का मतलब क्या है? तिरंगा। ठीक है, ऊपर केसरी, बीच में सफेद, और लास्ट में कौन सा? हरा। बीच में क्या है? अशोक चक्र जो नीले रंग से है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। ठीक है, प्लस क्या है? भारत माता है झंडा लेके, है ना, हम उसकी पूजा करते हैं।
हम 26 जनवरी पर या कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है, जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, उन पर उस भारत माता को सम्मानित करते हैं। ठीक है, तो अगर भारत माता ना हो, झंडा ना हो, हम किसको सम्मानित करेंगे? कैसे पता चलेगा हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं? तो किसी से प्रेम करने के लिए, किसी के लिए समर्पित होने के लिए कोई आकृति तो आपको चाहिए। ठीक है, भगवान क्या है? एक आकृति ही तो है हमारे माइंड में, नहीं तो ईश्वर क्या है? एक ही है। हमने अपनी मान्यताओं के हिसाब से अलग अलग बना लिए, राम जी, कृष्ण जी, अल्लाह, ऑल माइटी, ठीक है, जीसस, बुद्ध, भगवान बुद्ध, ठीक है, जैनियों ने भी अपने मतलब भगवान बना रखे। बाकी ये सारे किसने बनाए? ये सब हमने बनाए। क्यों बनाए? कि हम जिसके लिए समर्पित रहे, हम जिसकी पूजा करें, तो कोई तो होना चाहिए ना। तो हमें कैसे पता चले कि हमें किसका करना है? तो हमने एक स्वरूप बना लिया है कि भाई ये हमें इसकी पूजा करनी है, हमें इसके बनाए हुए नियम कानूनों पे चलना है। अगर आप किसी भी धर्म को बहुत डीप में पढ़ोगे, अगर आप सभी, मैं तो कहती हूँ आप सभी धर्मों को बहुत डीप में पढ़ोगे, तो एक ही चीज वहां से आपको देखने को मिलेगी कि सभी प्राणियों को सम्मान करो, सबकी रक्षा करो, सबको खाने के लिए पीने के लिए व्यवस्था करो, ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, सब आपस में प्रेम से रहो, दूसरे लोगों की मदद करो। हर धर्म का निचोड़ बाद में यही मिलेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है? अपने अपने हिसाब से अलग अलग भगवान बना रखे हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों बना रखे हैं? क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा? हम यूं कहें कि भाई ऊपर एक शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, आप उसकी पूजा करो, तो समझ ही नहीं आएगा। कैसे फूल चढ़ाएं, कैसे जल चढ़ाएं, कैसे क्या चढ़ाएं, कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले यूरोप में ये स्टार्ट हुआ कि राष्ट्र को दृश्य रूप दिया गया। ठीक है, राष्ट्र की कल्पना कैसे की गई? दृश्य रूप में, और उसमें भी क्या? महिलाओं का दृश्य दिखाया गया। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? अब जैसे फ्रांस में वो जो मूर्ति बनाई गई, ठीक है, फ्रांस में जो प्रतिमा बनाई गई, उसको क्या बोला गया? मारियान। ठीक है, क्या बोला गया? मरियान। और जर्मनी में जो प्रतिमा बनाई गई, ठीक है, उसको क्या बोला गया? जर्मेनिया। ठीक है, उसको क्या बोला गया? जर्मेनिया। तो इस तरह की चीजें बनाई गई। इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। 6 पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। चैप्टर कहां से शुरू हुआ? चैप्टर शुरू हुआ था राष्ट्रवाद से। राष्ट्रवाद क्या था? अपने देश के प्रति समर्पित होना, अपने देश के प्रति ईमानदार होना, अपने देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको वोट डालने का अधिकार हो, सब अगर टैक्स दे रहे हैं तो सब देंगे, अगर नहीं दे रहा तो फिर कोई नहीं देगा। ठीक है, समानता हो, सबको पढ़ने का अधिकार हो, सबको जॉब करने का अधिकार हो, सबको वोट डालने का अधिकार हो। ये सारे अधिकार क्या थे? ये सारे अधिकारों की ये जो भावना आई देश प्रेम की, इसको क्या बोला गया? राष्ट्रवाद बोला गया। ठीक है, कि हम ये जो एक भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें जो भाषा बोली जा रही है, ठीक है, चाहे हम फ्रेंच भाषा की बात करें, ठीक है, चाहे जो रूस में बोली जा रही थी हम उस भाषा की बात करें, चाहे जर्मनी की भाषा की बात करें, किसी भी भाषा की बात करें, पहले जो राष्ट्रवाद हुआ वो किस आधार पर हुआ? कि भाई हम लोगों की भाषा एक जैसी है, हम लोगों का कल्चर एक जैसा है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक देश बनाएंगे और हम लोग साथ मिलजुल कर रहेंगे। इस आधार पर देश बनाए गए। ठीक है, तो चैप्टर कहां से स्टार्ट हुआ था? राष्ट्रवाद से स्टार्ट हुआ था। और राष्ट्रवाद की भावना कहां से जागृत हुई थी? कहीं ना कहीं भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, अपने लोगों के आधार पर। ठीक है, और ये राष्ट्रवाद की जो भावना थी, इसने क्या किया? पुराने जो राजवंश थे उनसे छुटकारा दिलाया। ठीक है, उनसे छुटकारा दिलाया, सब लोग स्वतंत्र हो गए, पूरे यूरोप के लोग स्वतंत्र हो गए। ठीक है, और किसका शासन आ गया? जनता का शासन आ गया। लेकिन हुआ क्या? अब देखो लोग कहां तक पहुंच गए। शुरुआत हुई थी राष्ट्रवाद से, जनता अपने अधिकार मांग रही थी राजा से, और एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहती थी जिसमें सबको समान अधिकार हो, वोट डालने का, पढ़ने का, लिखने का, हर चीज का। लेकिन पहुंच कहां गए? चैप्टर के लास्ट में कहां पहुंच गए? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या था? साम्राज्यवाद था कि जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, अपने देश के प्रति जो समर्पण की भावना थी, अब वो किसमें बदल गई? राष्ट्र विस्तार में बदल गई। ठीक है, विस्तार में कैसे बदल गई? कि हम अपने देश से प्रेम कर रहे हैं, अब हम क्या करें? अपने देश का विस्तार करें, अपने देश को बढ़ाएं। ठीक है, अपने देश की सीमाओं को बढ़ाएं। ठीक है, जैसे नेपोलियन ने किया, क्या किया? राष्ट्रवाद था, पहले अपने देश को सही किया उसने, एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना करी, फ्रांस की स्थापना करी। उसके बाद उसने क्या किया? पड़ोसी देशों को भी कब्जा लिया। ठीक है, थोड़ा सा ऑस्ट्रिया कब्जा लिया, थोड़ा सा इंग्लैंड कब्जा लिया, थोड़ा सा जर्मनी कब्जा लिया, थोड़े थोड़े सब कब्जाने उसने शुरू कर दिए। यही यूरोप के सारे देश कर रहे थे। ठीक है, कब कर रहे थे? 20वीं शताब्दी में। ठीक है, यानी कि 19 में यही सारे देश कर रहे थे
कि अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने की प्रयास कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि अपने देश की सीमाओं को बढ़ा ले, यानी कि दूसरे देश के खलीज छीन ले, ठीक है, दूसरे देश के पानी की कोई नदी है वहां तक आक्रमण कर दें तो वो नदी हमें मिल जाएगी, उसका पानी हम यूज करेंगे, उद्योग धंधे हमें मिल जाएंगे, जैसे चाइना करता है। ठीक है, चाइना ने क्या क्या रखा है, पहले चाइना एक बहुत छोटा देश था, फिर चाइना ने क्या किया, मंगोलिया को मिला लिया, ताइवान को मिला लिया, ठीक है, भारत के भी कुछ हिस्सा उसने ले रखा है ना। अक्साई जो चीन है वो चीन के कब्जे में है। तो धीरे धीरे अब पाकिस्तान में भी अपना डेरा डाल रखा है, अपनी सड़क बना रहा है, अपने उद्योग धंधे लगा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लोन उसने नेपाल को भी दे रखा है कि कुछ होएगा तो फिर नेपाल का हम एक हिस्सा ले लेंगे, है ना। भूटान को भी भड़काने में लगा है। तो चाइना की कैसी नीति है, विस्तारवाद की, यानी कि साम्राज्यवाद की, यानी कि अपने देश की जो भौगोलिक सीमा है उसका विस्तार करना। ठीक है, अब सब सारे देश किस में लग गए, अपने देश के विस्तार में, यानी कि दूसरे देश को नुकसान पहुंचाओ, अपने देश का फायदा करो। ठीक है, ये क्या है, साम्राज्यवाद है। ठीक है, हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना विस्तार करना, अपना देश आगे बढ़ाना है। ठीक है, और यही जो साम्राज्यवाद था, इस यहीं से किसका जन्म हुआ, उपनिवेशवाद का। ठीक है, जब अपने अपने देश को समृद्ध बनाने की होड़ लगी यूरोप में, तो यूरोप ने क्या किया, न केवल यूरोप में देश आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे सीमाओं के ऊपर, बल्कि वो कहाँ, पूरी दुनिया में फैलने लगे। कुछ लोग अमेरिका शासन कर रहे हैं, फ्रांस के लोग अमेरिका में शासन करने लगे, इंग्लैंड के लोग बाद में भारत आ गए। ठीक है, और दूसरे देशों में, यहाँ तक कि इंडोनेशिया में, जावा में, जापान में, ठीक है, और अफ्रीका के जितने भी देश हैं उन सब में यूरोप के लोग उपनिवेश करने लगे, उन लोगों को मारने पीटने लगे, उन लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने लगे और उनसे माल छीनकर अपने देश ले जाने लगे। क्यों, क्योंकि हमारा देश सबसे आगे है। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत हुई थी शांति से, कि हम शांति से रहेंगे साथ में। ठीक है, समाजवाद सॉरी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई कि पुराने राजाओं को हटाओ, हम लोग आराम से रहेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, साम्राज्यवाद ने जन्म लिया कि अपने देश को बड़ा बड़ा बना लो। ठीक है, जितना बड़ा होगा उतने संसाधन होंगे, उतना मजे में रहेंगे। और ना केवल वो यूरोप में चला, फिर वो औपनिवेश के रूप में पूरी दुनिया में फैल गया। और इतना सा जो यूरोप है, एक मिनट अभी मैं मैप में आपको दिखा दूं, इतना सा जो यूरोप है, ठीक है, इस इतने से यूरोप ने ना केवल यूरोप में विस्तारवाद की नीति फैलाई, साम्राज्यवाद की नीति फैलाई, बल्कि वो एशिया में भी अलग अलग, जैसे भारत है, ठीक है, ईरान है, ये सऊदी अरेबिया है। अभी हम ओटोमन साम्राज्य की भी बात करेंगे आपके इस चैप्टर में। ठीक है, अभी मैंने विस्तार से निकाला, ओरली ऐसे आपको जल्दी जल्दी बता दिया सारी चीजें। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य यहाँ था, ठीक है, उसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो यहाँ के लोगों ने अफ्रीका के सारे देशों में शासन किया, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में, सारे में। ठीक है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, राष्ट्रवाद से। ठीक है, तो शुरुआत इतनी अच्छी हुई और लास्ट इसका इतना गंदा हुआ कि लास्ट कहाँ जाके रुका, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध किसकी जड़ था, इसी साम्राज्यवाद की। साम्राज्यवाद मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को बड़ा करना। इस चैप्टर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जल्द से लाइक कर देना, जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, इसके मैं सारे पार्ट विस्तार से कराऊंगी, सारे 6 की 6 पार्ट, उन सभी पार्टों को देखना नहीं भूलना है। उन सभी पार्टों को देखने के लिए क्या करना है आपको, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है दोनों, ठीक है, उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप जरूर देखिएगा। ठीक है, इसकी थ्योरी वाला पोर्शन, इसके एमसीक्यू वाला पोर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।